आपने जो सीखा उस दिन पढ़ के वो मुझे बताओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डेफिनेशन बताओ इसकी, आपने क्या क्या सीखा मुझे बताओ। पहले तो इलास्टिसिटी होता है। क्या होता है इलास्टिक? इलास्टिसिटी फिनोमेना है जिससे अपोज करता है अपने में चेंज जो होता है उसको फिर बाकी क्या इलास्टिक क्या नहीं, फिर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स को बताया फोर्सेस के बारे में जैसे ऐसे ऐसे याद करोगे ना तो एक वही वो रटने वाली टेंडेंसी डेवलप होगी। समझोगे हमने क्या सीखा उसमें, उसका निचोड़ क्या निकला, वो समझाओ मुझे। मान लो मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और आप पढ़ के आए, तो आप, मैंने कहा दीदी कहाँ से आ रहे हो, तो आपने कहा मैं कोचिंग गई थी तो सर ने मुझे पढ़ाया। बोले पढ़ाया कि कुछ सिखाया? सीख भाई, स्टडी इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ जिसको हम अपने उसमें यूज़ करते हैं आगे बढ़ने के लिए, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आपको कौन से ज्ञान की प्राप्ति हुई मुझे वो बताओ। ऐसे बताओगे तो अरे फिर आपने ये बताया था, फिर नहीं ये नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, तुमने क्या सीख लिया वो मुझे बता दो। बेटा तुम्हें अब झिझक किस, मैं और कितने प्यार से पढ़ाऊँ, झिझक डर किस बात का, क्या एजिटेशन? हम बड़े बच्चे हो गए और अपनी पढ़ाई करते हैं, फिर झिझक किस बात की? जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको फिर बहुत सेमिनार प्रेजेंटेशन ये सब देने पड़ेंगे, तब क्या करोगे? ये डर को निकालो बेटा अपने अंदर से, तुम्हें पता है। अच्छा ये बताओ डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होते हैं? जिस फोर्स से जो हम एक्सटर्नल फोर्स पाते हैं जिससे कुछ बॉडी में चेंज होता है। वेरी गुड। इलास्टिक फोर्स क्या होते हैं? इलास्टिक फोर्स होता है जिससे इलास्टिक जो अपने आप को फोर्स करता है, जो सब्सटेंस अपने आप को हम जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो जो अपोज करता है उसको अपनी जो स्टेटस बनाने के लिए। बिल्कुल सही बताया। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कोई चीज जिससे अपोज करती है जो भी सब्सटेंस के। स्ट्रेस क्या होता है? गलत जवाब है। गलत नहीं कह सकते, पूरा नहीं है। बैठो एक बार फिर पूरा सारे बच्चे ध्यान से सुनो सारी बातों को, ठीक है? मोबाइल पे नहीं, इसके प्रिंट करा लो, मोबाइल को बंद कर लो, डिस्टर्बेंस होगा। नोट्स को प्रिंट करा के अपने पंच करके अपने पास रख लेना। इलास्टिसिटी चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने अंदर होने वाली चेंज का अपोज करता है। जैसे अगर हम किसी सब्सटेंस की लेंथ बढ़ाएं तो वो सब्सटेंस अपने लेंथ में होने वाली चेंज का अपोज करेगा। अगर हम किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम चेंज करें तो सब्सटेंस अपने वॉल्यूम में होने वाली चेंज का अपोज करेगा। अगर हम किसी की शेप चेंज करते हैं तो बॉडी अपनी शेप के अंदर होने वाली चेंज का अपोज करती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। अब कुछ फ्लेक्सिबल बॉडीज़ में तो ये दिख जाता है, जैसे रबर एक फ्लेक्सिबल बॉडी है, फ्लेक्सिबल सब्सटेंस है, तो उसमें तो हमें दिख जाता है, ठीक है? जैसे हमने किसी भी शेप साइज़ या लेंथ में चेंज करने की कोशिश करी तो जो फोर्स लगाएंगे उसे हम बोलेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? डीफॉर्मिंग फोर्स। तो रबर में तो आपको ये चीज़ दिख रही है कि जैसे हमने डीफॉर्मिंग फोर्स लगा के रबर को खींचा और जैसे हमने फोर्स लगाना बंद किया तो अपनी शेप में आ गया, ठीक है ना? तो इसी प्रॉपर्टी को अपनी शेप में आ जाना इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन अभी जैसे मैं इस टेबल पे बात करूँ, इस दीवार पे बात करूँ, इस बोर्ड पे बात करूँ तो आपको सिर्फ बात समझ में आएगी। मैं इसकी शेप चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन शेप चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब इसके फोर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं वो अपनी शेप में चेंज होने ही नहीं दे रहे। वो ये कह रहे हैं कि तुम बाद में रिकवर करेंगे, वो तो बाद की बात रही, वो तो अपने अंदर चेंज ही नहीं होने देना चाह रहे।
ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज करते हैं उन्हें कहते हैं इलास्टिक सब्सटेंस। जो जितना ज़्यादा अपोज करेगा वो उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अपने अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देते, उन्हें कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें चेंज तो हम कर देते हैं लेकिन वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस ज़्यादातर कहलाते हैं पार्शियली इलास्टिक। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम जैसा चेंज कर देते हैं वो सब्सटेंस उसी शेप में रह जाता है, जैसे वैक्स। तो वैक्स की हमने जो शेप या साइज जो उसको हमने बना दिया वही बन जाता है। जैसे आटे की लोई, कौन इलास्टिक नहीं है, वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो गए। वो क्या हो गए? परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब 3 तरह के सब्सटेंस हो गए, परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, जो बिल्कुल ही इलास्टिक नहीं है। इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया? परफेक्टली इनइलास्टिक। अब आटे का आप चूहा बना लो, कौआ बना लो, जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो वापस से अपने को रिकवर करेगा। तो इस आधार पे अगर कोई हमसे ये पूछता है कि लोहे का तार ज़्यादा इलास्टिक होता है कि रबर का, तो हम बोलेंगे बेटा लोहे का तार ज़्यादा इलास्टिक होता है। रबर का तार फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रेचेबल होता है। कंपैरिजन करेंगे अगर हम लोहे से, तो लोहे से कम इलास्टिक होता है, क्योंकि इलास्टिसिटी की डेफिनेशन ये है कि जो जितना ज़्यादा अपोज करे अपने अंदर होने वाले चेंज का। अगर हम एक लोहे के तार को और एक रबर के तार को लटका दें और दोनों से 1-1 किलो वजन लटका दें, तो रबर के तार की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोहे के तार की लंबाई इतनी नहीं बढ़ेगी। इवन इतनी कम बढ़ेगी कि हम नेकेड आइज से उसको देख भी नहीं सकते बिना माइक्रोस्कोप के। ठीक है बेटा? हाँ, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, जैसे क्वार्ट्ज। स्लाइम, स्लाइम क्या? तो उसमें तो चेंज होता है ना। पार्शियल इलास्टिक में आ गई ना भाई। इलास्टिक दो चीज हो गई, बाउंड्री हो गई। एक जो बिल्कुल चेंज ना होने दे, क्या जेली अपने अंदर बिल्कुल चेंज नहीं होने देती? होने देती है। एक जो चेंज कर दिया उसी में रह जाए, वो परफेक्टली इनइलास्टिक। जेली ना तो ऐसी है ना ऐसी है, तो कौन सी होगी? पार्शियली इलास्टिक, क्योंकि उसके अंदर चेंज होता भी है, फोर्स लगाएंगे तो वापस रिकवर भी करती है। ठीक है, ये मैंने बात बताई थी। अब इलास्टिसिटी 3 तरह की होती है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सब्सटेंस अगर अपने लेंथ में होने वाले चेंज का अपोज करे तो उसे कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सब्सटेंस अगर अपने वॉल्यूम में होने वाले चेंज का अपोज करे तो उसे कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सब्सटेंस अगर अपनी शेप में होने वाले चेंज का अपोज करे तो उसे कहते हैं शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों बात समझ में आई? जो फोर्स अपोज करते हैं अपने अंदर होने वाले चेंज का, उन फोर्सेस को इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स या फिर उन फोर्सेस को बोलते हैं इलास्टिक फोर्स। जैसे हमने किसी, सपोज मेरे हाथ में एक स्पंज का डस्टर है, स्पंज का ब्लॉक है, मैंने उसके अंदर किसी भी तरह का चेंज किया, उसको मरोड़ दिया या उसको पिचका दिया, तो जैसे ही मैं अपना फोर्स हटाऊंगा, जो फोर्स मैं लगा रहा था वो तो डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। जैसे ही मैं अपना फोर्स हटाऊंगा तो वो स्पंज वापस अपनी ओरिजिनल कन्फिगरेशन में आ जाएगा। तो जिस फोर्स की वजह से ये वापस अपने ओरिजिनल कन्फिगरेशन में आया उसे कहते हैं इलास्टिक फोर्स या फिर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी। बच्चों बात समझ में आई? तो इसके बाद हम बात करेंगे बेटा, इतनी बात पहले बताओ समझ में आई कि नहीं आई सबको कि इलास्टिसिटी क्या होती है? हमने क्या क्या चीज़ बेटा रिवाइज कर ली? इलास्टिसिटी वंदना, एक लेक्चर हो चुका है बेटा इस पर, ठीक है ना, लेकिन मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ शुरू से। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी 3 तरह की होती है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिक सब्सटेंस 3 तरह के होते हैं, परफेक्ट इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। एक और चीज़ होती है, इसी के संदर्भ में बात करते हैं, हालांकि उसमें क्वेश्चन नहीं आता लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ होती है प्लास्टिसिटी। अच्छा, लगता हमें ऐसा है हमारी आम बोलचाल में कि भाई रबर इलास्टिक होती है, ठीक है, आम बोलचाल में ऐसा लगता है। तो वो इलास्टिक इसलिए नहीं होती कि वो खिंच जाती है, इलास्टिक इसलिए होती है कि वापस अपनी लेंथ पे आ जाती है। रबर में कुछ भी चेंज करोगे तो इलास्टिक वो प्रॉपर्टी नहीं जो खिंच गई,
इलास्टिक वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल शेप या साइज़ में या लेंथ में वापस आ जाएगी। रबर की बॉल होती है, तो अगर हमने उसको दबा दिया तो ये इलास्टिसिटी नहीं है, हमारे छोड़ते ही वापस अपनी ओरिजिनल उसमें आ गई, शेप में वो ओरिजिनल वॉल्यूम में आ गई, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। बच्चों बात समझ में आई? प्लास्टिसिटी इसकी अपोजिट, द टेंडेंसी टू डू नॉट अपोज एनी चेंज। अगर कोई सब्सटेंस अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज बिल्कुल नहीं करता है या कम करता है तो उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। जो अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज ना करें वो क्या कहलाते हैं बेटा? प्लास्टिक सब्सटेंस। अब तीन बातें हो सकती हैं, एक जो बहुत पूरा अपोज करें तो वो तो इलास्टिक में चले गए, एक थोड़ा बहुत अपोज करते हैं, एक बिल्कुल अपोज नहीं करते तो पार्शियली प्लास्टिक हो गए, और जो बिल्कुल ही अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज नहीं करते उन्हें कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज, जैसे आटे की लोई, मोम एटसेट्रा। बोलो बच्चों। चलो ये पढ़ लिया था, और क्या था? हाँ भाई, अब बात करते हैं हम बेटा, यंग्स मॉडुलस पढ़ लिया था हमने कि द इलास्टिक द प्रॉपर्टी विच अपोजेस चेंज इन लेंथ, अपोजेस चेंज इन लेंथ। ये चेंज इन लेंथ ये वॉल्यूम और ये शेप, ये शेप में होने वाली चेंज का अपोज करती है, ये वॉल्यूम में होने वाली चेंज का अपोज करती है, ये लेंथ में होने वाली चेंज का अपोज करती है। इसके बाद एक चीज़ आती है बेटा जिसे हम बोलते हैं, अच्छा एक और चीज़ इसमें रह गई, इलास्टिक फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स। ऐसे फोर्स जो शेप साइज और लेंथ में होने वाली चेंज का चेंज करते हैं वो तो कहलाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, जो अपोज करते हैं वो कहलाते हैं इलास्टिक फोर्स। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रेस क्या होता है। जब हम किसी भी बॉडी के अंदर चेंज करेंगे तो उस बॉडी के अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जो हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स का अपोज कर रहा होगा। बोलो। तो वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स या हम कह सकते हैं वो इलास्टिक फोर्स, जैसे मैंने वायर को खींचने की कोशिश करी तो वायर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स डेवलप हुआ, उसने उनके वायर को लेंथ बढ़ने का अपोज किया, तो वो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है। एक चीज होती है बेटा स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज में आपने कितना चेंज किया, आपने लेंथ में कितना चेंज किया, आपने वॉल्यूम में कितना चेंज किया, आपने उसकी शेप को कितना चेंज किया। ₹10 में से ₹1 खर्च कर दिया, ₹10 में से ₹1 खर्च कर दिया, तो आप इसको कैसे लिखोगे 1/10। ₹10 में से ₹1 आपने टॉफ़ी खा ली, तो स्ट्रेन कितना हुआ 1/10। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल, इसका जो रेशियो होता है बेटा वो कहलाता है स्ट्रेन। बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि ओरिजिनल अमाउंट कितना था, ओरिजिनल मैग्नीट्यूड कितना था और उसमें कितना चेंज आया। अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालना है तो इंटू 100 कर दो। बेसिकली स्ट्रेन इज फॉर व्हाट? स्ट्रेन इज फॉर कैलकुलेटिंग द चेंज, हाउ मच चेंज। अगर फ्रैक्शनल चेंज है तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, परसेंटेज चेंज है तो इंटू 100 कर देंगे। बोलो। अरे ठीक है ना यार। हाँ। अच्छा, तो ये हो गया स्ट्रेस और ये हो गया स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कब डेवलप होगा? जब उसके अंदर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसका इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसे ही स्ट्रेन। अब चेंज हम कितने, जो हमारे को पढ़नी है वो चेंज कितने तरह के पढ़ने हैं? 3 तरह के। एक होता है चेंज इन लेंथ, एक होगा चेंज इन वॉल्यूम और एक होगा चेंज इन शेप। चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन शेप। तो इसके बेस पर 3 तरह से चेंज किए, तो यानी कि अगर लेंथ में होने वाला चेंज, लेंथ में चेंज हो रहा है तो उसका अपोज करने वाली कौन सी होती है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
वॉल्यूम में होने वाले चेंज का अपोज कौन करती है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और शेप में होने वाले चेंज का अपोज कौन करती है? शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रेशियो ऑफ स्ट्रेन, ये सारी चीजें क्या हैं बेटा? इलास्टिसिटी। ये सब क्या है? इलास्टिसिटी। ये लेंथ में होने वाले चेंज का अपोज करने वाली, ये वॉल्यूम में होने वाले चेंज का अपोज करने वाली, ये शेप में होने वाले चेंज का अपोज करने वाली। इलास्टिसिटी होती है बेटा, ये हम इसी आर्टिकल में पढ़ेंगे। आगे एक हुक्स लॉ आएगा जिसमें हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। लॉ मतलब समझते हो, जिसका कोई डेरिवेशन नहीं होता, जिसको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके ही जिसके रिजल्ट पता किए जाते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, लॉ, थ्योरी, प्रिंसिपल। लॉ में क्या होता है कि कोई भी रिजल्ट केवल हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने से जो हमें रिजल्ट मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं, जगह जगह एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग कंडीशंस में करते हैं, तब जो हमें रिजल्ट डायरेक्टली मिलता है तब उसे हम कहते हैं बेटा लॉ। ठीक है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने बताया कि हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो इसका कोई डेरिवेशन नहीं है मैथमेटिकल, ये सिर्फ उसने एक्सपेरिमेंट करके ये कंक्लूजन निकाला। ठीक है, थ्योरी क्या होती है? जिसमें प्रैक्टिकल कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हम कोई भी बात केवल प्रैक्टिकल के बेस पर हम रिजल्ट बताएं कि भैया ऐसा होने से ऐसा होता है, उसे कहेंगे लॉ। और जिसमें हम कोई डेरिवेशन ना कर पाएँ, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बात करें, उसे कहते हैं थ्योरी। और जिसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी प्रूव करें बात को और प्रैक्टिकली भी प्रूव करें, तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल। तो प्रैक्टिकली प्रूव्ड रिजल्ट कहलाते हैं लॉ, मैथमेटिकली प्रूव्ड रिजल्ट कहलाते हैं थ्योरी, और प्रैक्टिकली और मैथमेटिकल दोनों तरह के रिजल्ट दोनों तरह से अगर हम प्रूव कर सकें तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल। तो इलास्टिसिटी होती है बेटा रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को इलास्टिसिटी बोला जाता है। यहां पर थोड़ा सा तुम्हें, चलो मैं यही बता देता हूं, यहां पर थोड़ा सा तुम्हें लगा होगा कि ये बात थोड़ा सा नहीं समझ में आई कि अचानक से ये कैसे आ गया। तो एक साइंटिस्ट थे, अपने ही बच्चे बता देता हूँ सारी बात। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हुक। उन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी करी। उन्होंने बताया कि अगर यदि आपको किसी तार को खींचना है तो उसके लिए आपको तार की लंबाई बढ़ानी है तो आपको उसको खींचना पड़ेगा। ये बताया था नहीं बताया था पिछले लेक्चर में? एक बहुत बड़ी डिस्कवरी इन्होंने करी हुक ने कि अगर आपको किसी तार की लंबाई बढ़ानी है तो उसके लिए उसको आपको खींचना पड़ेगा। है? हाँ, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है। तो उन्होंने ये बात बताई। अब लेकिन चूंकि ये बात थी, ये तो हम सभी जानते हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर ऐसा कौन सा एहसान कर दिया? एहसान उन्होंने हम पे ये कर दिया कि जितना ज़्यादा चेंज होगा तो उतना ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा। बोलो, स्ट्रेस तभी तो डेवलप होगा जब चेंज होगा। भाई तुम्हारे कान में स्ट्रेस तभी तो डेवलप होगा जब इसकी मैं अब मरोड़ूंगा। अब इस बच्चे को महसूस हो रहा होगा अंदर से फोर्स लग रहे हैं, तुम्हें देखने हैं, देखो। तो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स था पर यूनिट एरिया, वो था स्ट्रेस। और जितना चेंज आ गया, अब इस चेंज को मैं कैसे भी मेजर कर सकता हूँ कि कितनी डिग्री घुमा दिया कान, उसे कहते हैं स्ट्रेन। तो जितना ज़्यादा चेंज करोगे उतना ज़्यादा बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, उतना ज़्यादा बॉडी के इंटरनल मॉलिक्यूल्स अपोज करेंगे अपने अंदर होने वाली चेंज का। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और आपको एक बात अच्छी तरह से पता होगी, सुनी होगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया जाता है, जिस कांस्टेंट को हम बोलते हैं बेटा इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। समझ में आई बच्चों बात? इलास्टिसिटी इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की इलास्टिसिटी क्या है बेटा? कांस्टेंट होती है। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा किसी सब्सटेंस का तो इलास्टिसिटी कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इलास्टिसिटी इज बेसिकली ड्यू टू व्हाट? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेज। और हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स का आपस में जो बॉन्डिंग है, रिस्टोरिंग फोर्स जो लगाने वाले थे, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 1 मीटर लंबा तार है, इसकी कुछ इलास्टिसिटी है, अगर मैं इसको काट के आधा कर दूं तो इसकी इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी? आधी के डबल?
सेम रहेगी, क्योंकि इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, अगर इस तार को मैं डबल कर दूंगा तो इसकी इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी? सेम, क्योंकि इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, रेडियस ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? टेम्परेचर। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इम्प्योरिटीज। भाई रिस्टोरिंग फोर्स, तुम सारे मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, तो अब तुम्हें अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो तुम उसका अपोज करोगे। अगर तुम बच्चों को मैं ऐसे धक्का दूंगा तो तुम अपोज करोगे ना, क्यों धक्का दे रहे थे? तो वो फोर्स कहलाता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। बोलो होगा कि नहीं होगा फोर्स डेवलप? तुम कहोगे अरे सर मारी डालोगे कि दीवार में घुसा दोगे, तो एक फोर्स डेवलप होगा नहीं होगा? तो मैं जितना ज़्यादा चेंज करता चलूँगा मैं उतना ज़्यादा फोर्स डेवलप होगा। अभी मैं कहूँगा प्रगति बेटा पीछे बैठो तुम, तो बैठ जाओगे तुम आराम से, फिर थोड़ा सा तुम्हें और सीट से ऐसे धक्का दिया तो थोड़ा सा और हो जाओगे, उसके बाद देखो तुम्हारा फोर्स बढ़ जाएगा। और जिस लेवल पे आके मेरा फोर्स और तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स, मैं तुम्हें धक्का देना चाह रहा हूँ और तुम उसको रोक रहे हो, तो ये जो तुम फोर्स लगा रहे हो दैट इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। पर यूनिट एरिया फोर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रेस। ठीक है, तो जब मेरा फोर्स डिफॉर्मिंग और इलास्टिक फोर्स तुम्हारा इक्वल हो जाएगा तब तुम्हारे अंदर चेंज होना बंद हो जाएगा। तुम बोलोगे अब करके देखा, अब ताकत आ गई। बोलो, यही तो मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है भाई। अब अगर मैं तुम्हारे बीच में कोई ऐसी इंप्योरिटी डाल दूं, अगर मैं तुम्हारे बीच में एक दूसरा बच्चा भेज दूं, ऐसी इंप्योरिटी डाल दूं जो तुम्हारे बीच के आपस के बॉन्डिंग को ब्रेक कर दे, तो अभी क्या था कि तुम सारे लोग मिलकर ताकत लगा रहे थे और वो मॉलिक्यूल बीच में आया, उसने क्या किया? तुम्हें भी अलग किया, तुम्हें भी अलग किया, तो तुम्हारे बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो अब इलास्टिसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। और अगर मैंने ऐसा बच्चा डाल दिया तुम्हारे बीच में जिसने कहा कि तुम 5 लोग ताकत लगा रहे हो मास्टर के खिलाफ, मैं भी आ गया, जो तुम्हारे अंदर घुल मिल गया, सॉल्यूबल हुआ, तो वो क्या करेगा? तुम्हारी इलास्टिसिटी को बढ़ा देगा। तो इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट? टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इम्प्योरिटीज। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, रेडियस, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, शेप ऑफ द सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, लेंथ ऑफ द सब्सटेंस, रेडियस ऑफ द सब्सटेंस उस पर डिपेंड नहीं करती। खैर, तो इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब 3 तरह के चेंज हो सकते हैं, तो 3 तरह के चेंज करने के तरीके अलग अलग। जैसे मैं आपसे बात करूंगा, अगर मुझे वायर में लेंथ में चेंज करना है तो वायर की लेंथ में चेंज, सपोज ये वायर है मेरे हाथ में, तो इस वायर की लेंथ में ऐसे चेंज करूंगा क्या? बोलो, इस वायर को मैं ये वायर में ले लिया अपने हाथ में और ऐसे करके इसकी लेंथ चेंज होगी क्या? इसकी लेंथ ऐसे होगी, ऐसे होगी। तो मैंने फोर्स कैसे लगाया? अलोंग द लेंथ। मैंने कैसा फोर्स लगाया? अलोंग द लेंथ। ठीक है, तो जो अब स्ट्रेस डेवलप होगी उसे क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। जो चीज़ अलोंग द लेंथ डेवलप होती है उसका नाम क्या पड़ जाता है? लॉन्गिट्यूडिनल, अलोंग द लॉन्ग एक्सिस। तो अलोंग द लेंथ जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अलोंग द लेंथ चेंज इन लेंथ हुआ, उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कितने टाइप के हो गए बेटा? एक तो हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और एक आपका हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। समझ में आई बात? तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के रेडियस को हम उसके रेशियो को बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द चेंज इन लेंथ। तो इसको हम क्या लिखेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? बोलो, अरे हाँ है ना, तो बोलो। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो इसे बोलेंगे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस 3 टाइप का, स्ट्रेन भी 3 टाइप का। कैसे कैसे समझते हैं? अगर मैं किसी का वॉल्यूम चेंज करूं, मुझे और कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ क्या चेंज करना है? उसका वॉल्यूम। तो मान लो मेरे पास ये एक सब्सटेंस है जिसका मैं वॉल्यूम चेंज करना है इस कमरे का, तो मैं क्या करना पड़ेगा बेटा? वॉल्यूम चेंज होना है, शेप चेंज नहीं होनी है। ध्यान रहे अपन कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं। जब क्वेश्चन में दोनों ही आएगा, किसी में कि यंग्स मॉड्यूलस भी है और बल्क मॉड्यूलस भी है, शेयर भी है, तब तो ऐसे समझो कि कोई सब्सटेंस है, इसकी लेंथ भी चेंज कर दो, इसको ऐसे भी कर दो, शेप भी चेंज कर दो, वॉल्यूम भी चेंज कर दो। बोलो, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अभी सेपरेट सेपरेट पढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ अपने को क्या चेंज करना है बेटा? वॉल्यूम। तो आप इधर से फोर्स लगाओगे, इधर से लगाओगे, ऊपर से लगाओगे, नीचे से लगाओगे, दाएं से लगाओगे, बाएं से लगाओगे। बोलो,
ये फोर्स कैसे होंगे? लेटरल फोर्स। ये फोर्स कैसे होंगे बेटा? लेटरल, जो आप साइड से लगा रहे हो। नहीं, यही बात समझ में? तो अब जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे हम बोलेंगे बेटा वॉल्यूम स्ट्रेस। अब जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेस। और अब जो चेंज होगा उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। बोलो। अगर हम किसी की शेप चेंज करना चाहें, केवल शेप चेंज करना चाहते हैं, वॉल्यूम चेंज नहीं करना चाहते, तो हमें बेटा कैसे फोर्स लगाने पड़ेंगे? टेंजेंशियल। कैसे फोर्स लगाने पड़ेंगे? टेंजेंशियल। देखो इस ब्लॉक पर अगर मेरा फोर्स का कोई भी कंपोनेंट अगर थोड़ा सा भी मेरा फोर्स तिरछा हो गया तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा। तो ये जो कंपोनेंट होगा फोर्स का, ये वॉल्यूम चेंज कर देगा। लेकिन मुझे वॉल्यूम तो चेंज करना है ही नहीं, शेप चेंज करनी है। अगर मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा और एक कंपोनेंट ऐसे होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये अगेन से वॉल्यूम चेंज करेगा। बोलो भाई, अगर आपको इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने देना तो आपको पता है कि अगर ऐसे फोर्स लगेगा दीवार पे या ऐसे कोई भी फोर्स लगेगा तो इसका वॉल्यूम बदल जाएगा। तो आप कहोगे सर ऐसा फोर्स लगा दो, यूँ कमरे को टेढ़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेढ़ा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाने पड़ेंगे। बोलो। तो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन, इसका रेशियो क्या कहलाएगा बेटा? शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको हम बोलेंगे कौन सा स्ट्रेस? शियर स्ट्रेस, जो शेप में होने वाले चेंज का अपोज करता है। शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। इसमें कौन से फोर्स लग रहे हैं आपके? लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। इसमें कौन से फोर्स लग रहे हैं? लेटरल फोर्स। और इसमें कौन से फोर्स लग रहे हैं? टेंजेंशियल फोर्स। बोलो भाई, क्या इतनी बात सबको क्लियर है? एकदम अच्छे से? अच्छा, कोई डाउट हो तो पूछो। टेंजेंशियल वाला ठीक है, और बस चलो टेंजेंशियल वाला समझाते हैं। रफ कर दूं इसको? एक बार नजर भर लो चाहो तो। इक्विलिब्रियम क्या होता है, कौन बताएगा? इक्विलिब्रियम, शाबाश। कौन बोला? तुषार बोला होगा। ये मेरे को ये बताइए रहस्य क्या है? सर वो बोल रहा था। हाँ तुषार बोल रहा था, मुझे नहीं, फिर भी ना हर्ष, एक मेरे दिमाग में, अच्छा बेटा मेरे दिमाग में कन्फ्यूज़न तो है यार। या तो तुम बहुत शातिर हो या तुम छुपे हुए रुस्तम होशियार बच्चे हो। नहीं, तुम्हारे मार्क्स कैसे आते हैं? थोड़ा बहुत तुम्हारी हर आता है, वो तुक्के मारता हूँ। मेरे तुक्के सर सच में फिर इतना कैसे तुक्के हो जाएंगे? हर टेस्ट में तुक्के सही हो रहे हैं। पूछ लो सर, किसी से भी पूछ लो, पता बता दे। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पता है, कुछ बच्चे, एक ब्रीड और होती है बच्चों की, वो घर पे खूब मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं घर पे, सारी चीज़ एकदम तैयार रखेंगे और क्लास में एकदम ऐसे हो जाएंगे पागल चेहरे, मेरे तो पता ही नहीं है सर। ऐसे बच्चे होते हैं जो बताते नहीं कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। हाँ, उनमें से नहीं है, मुझे विश्वास तो है, लेकिन कभी कभी डाउट होता है मार्क्स कैसे आ जाते हैं इसके। मेरे को ये चीज़ शुरू से समझ में नहीं आ रही है। ये शायद पूछते हो ना तुम, इस बार ना पक्का पूछते हो ना? छुपे रुस्तम तो नहीं हो ना? हाँ, इस बार टेस्ट में तुम्हें अलग बिठाया जाएगा ना, सेपरेट रूम में। बिठा देना सर, पढ़ के आऊंगा। चलो भाई, तो पायल बेटा बाकी बातें समझ में आ गई सारी? ये बच्ची बहुत मेहनती है पायल। हाँ भी शुरू करते हैं। नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स मैं भेज चुका हूँ बेटा, तुम्हें भी दे दूंगा मैं। आपको सिर्फ जितना मैंने पढ़ा दिया उतना घर पे जाके नोट करना है, पूरा फोकस समझने पे लगाना है चीज़ों को, ठीक है? हाँ जी,
तो 3 तरह का स्ट्रेन हुआ। तो पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो इसमें हम किसकी बात करते हैं बेटा, चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो यहां पर किसके चेंज की बात कर रहे हैं, लेंथ के चेंज की। तो उसको हम लिखेंगे चेंज इन लेंथ। जो रफ में जो मैं कराता हूं ना, इसको रफ में वाली नोट कर लिया करो बेटा, है ना। चेंज इन लेंथ, क्योंकि ये जैसे जितना मैंने पढ़ाया ना, ये पूरे बोर्ड पे ये पूरा आधा घंटे का कंक्लूजन था तुम्हारा। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बोलो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अभी पहले स्ट्रेन की बात करते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। थोड़ा सा चक्कर आएगा, नहीं शेयर स्ट्रेन में, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको साफ साफ कुछ बताया नहीं ठीक से, बस तुमसे यही बोल दिया चेंज इन शेप। भाई लेंथ में चेंज तो कैलकुलेट कर लोगे नाप के, इसको मेजर कर लोगे वॉल्यूम को भी नाप के, लेकिन चेंज इन शेप के बारे में सच कुछ आपको अभी नहीं बताया, और मैं अभी बता भी नहीं रहा। मैं थोड़ा 10 मिनट का आपको वेट दे इसमें टाइम दे रहा हूँ। इसी हिसाब से एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें अगर हम, तो ये वायर है, ये वायर है, ठीक है। अब इसकी क्या चेंज होनी है, लेंथ। तो इस पर मैंने वेट लटकाया कुछ, मान लो मैंने इस पर वेट लटका दिया F, मैंने कितना वेट लटका दिया F। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी L, लेंथ कितनी बढ़ गई इसकी स्मॉल l। और जब इस वायर को मैंने सामने से देखा तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मिला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिला A, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर। बोलो। अब जब मैं इसे वेट लटकाऊंगा तो उसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी या थोड़ी बढ़ेगी, उसके बाद फिर स्टेबल हो जाएगी, थोड़ी बढ़ेगी उसके बाद स्टेबल हो जाएगी। इस ब्लॉक पर मान लो इसका मास m है, तो इस ब्लॉक पर एक तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हुआ नीचे mg, तो ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, ये वायर ऊपर फोर्स लगा रहा हुआ कोई। अब ये वायर की लंबाई बढ़ गई तो ये वायर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये इस पर क्या लगा रहे होंगे ऊपर की तरफ कोई फोर्स, वो फोर्स क्या कहलाएगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो जब ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और mg इक्वल हो जाएंगे, भाई शुरुआत में mg तो वेट प्रॉपर है, धीरे धीरे जब इसकी लेंथ बढ़ेगी तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ना शुरू होंगे। तो जब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स mg के बराबर हो जाएगा तब इस वायर की लेंथ बढ़ना बंद हो जाएगी और ये ब्लॉक यहीं पर स्टेबल हो जाएगा। बोलो। उसको चुपचाप समझा दो। देखो इधर, तो स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। किसका एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स मेजर करने का हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं कि भाई हम तार में मशीन लगाएंगे, मशीन फिट करके तार में हमें कितना हुआ, ऐसा तो कुछ है नहीं चक्कर। हाँ, एक बात हमें पता है कि अगर ये स्टेबल है तो जितना फोर्स इस पर धरती लगा रही है उतना ही इस पे ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। तो मैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आगे वाली फोर्स बराबर, भाई मेरे को एक आदमी इधर खींचे इधर खींचे, अगर मैं इक्विलिब्रियम में हूँ तो इसका मतलब दोनों के फोर्स बराबर हैं। तो अगर मैंने इससे पूछ लिया तू कितना फोर्स लगा रहा है, उसने 10 न्यूटन, तो मैं उसको कहूँगा क्या भाई 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, क्यों, क्या नहीं पता चल जाएगी अपने को। भाई मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, मेरे ऊपर इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो मैंने इससे पता कर लिया, तो क्या मुझे इससे पूछने की ज़रूरत है। अब अगर मैं इस तरफ मेरे को एक्सेलरेशन हुआ तो मैं कहूँगा 10 से ज़्यादा। बोलो। अगर मेरे को इस तरफ एक्सेलरेशन हुआ तो मैं कहूँगा 10 से कम। बोलो। ऐसे ही हमें इंटरनल होता तो स्ट्रेस क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन चूंकि इक्विलिब्रियम में ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, स्ट्रेस को mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, mg अपॉन, अरे ठीक है ना यार। अच्छा, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।
तो इसको हम लिखेंगे mg अपॉन पाई आर स्क्वायर L अपॉन L। तो कैपिटल L ऊपर गया, स्मॉल l नीचे आ गया। दिस इज फॉर्मूला ऑफ व्हाट? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अगर आपको ये वेट mg ना देखे, कोई फोर्स मान लो कि हम हाथ से खींच रहे हैं इस वायर को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? FL अपॉन पाई आर स्क्वायर L या AL। हो सकता है क्रॉस सेक्शनल स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल का वायर दे दे, जो थोड़ी सर्कुलर हो, तो उस केस में एरिया को A लिखेंगे फिर निकालेंगे। रेक्टेंगुलर वैसा वायर हो, जैसा C टाइप केबल होती है अपनी। अरे हाँ यार बात करते तुम। हाँ जी, तुम्हें क्या मिला? समझ में आई बात? अरे हाँ के ना बोल रहे यार। हो गया ज़्यादा मास वही टूट गया तो टूटेगा वो, तो लिमिट से ज़्यादा कोई काम करोगे तो फिर उसमें हम इधर नहीं कर पाएंगे। फिर काय को मेजर कर पाओगे? मतलब कितने लास्ट में मूवमेंट में कितना लगाते हैं? लास्ट मूवमेंट में उस पे कितना जो लास्ट मोमेंटम आएगा उसको बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस। और अपने धैर्य को संभाल के रखो, अभी आने वाला है। ठीक है ना, समझ आ गया बात? अच्छा, तो ये बात तो क्लियर हो गई साहब। इस पर डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी अब बात करते हैं किसकी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेस। कौन है? यस। नहीं बेटा, आज फिजिक्स की क्लास नहीं थी। फिजिक्स की क्लास कल से शुरू होने वाली थी। आज इंग्लिश वाले सर एब्सेंट थे, तो मुझे जैसे ही पता चला तो मैं दौड़ के तुम्हारी क्लास में घुस गया। कुछ नया नहीं पढ़ाया, चिंता मत करो, और जो भी पढ़ाया होगा उसमें रिकॉर्ड है। आर्यभट्ट देवेंद्र से बाद में बात कर लियो। देखो इधर, हाँ भाई, वॉल्यूम स्ट्रेस। तो यानी कि जो फोर्स वॉल्यूम में चेंज करने का कोशिश कर रहे होंगे अपॉन एरिया। अरे तो वॉल्यूम स्ट्रेस वही तो। कौन से फोर्स? लेटरल फोर्स। कौन से फोर्स? लेटरल फोर्स अपॉन एरिया। जैसे ये कोई बॉडी है, बिल्कुल, अरे ये किस किस के मोबाइल बज रहे हैं? अरे मैं वैसे बता देता हूँ। वॉल्यूम चेंज करने हैं, चार तरफ से बराबर फोर्स लगाओगे, ठीक है ना? तो लेटरल फोर्स अपॉन एरिया, लेटरल फोर्स अपॉन, अरे बात ठीक है कि नहीं यार? लेटरल फोर्स जो ऐसे, जैसे इस कमरे की कोई दीवार का साइज कम करना चाह रहा है वॉल्यूम, तो बाहर से ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, तो हम क्या करेंगे? हाँ भाई कितना फोर्स है? इतना अपॉन एरिया। बोलो। तो ये क्या हो गया? वॉल्यूम स्ट्रेस। अब वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन क्या कहलाता है? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अरे तो वॉल्यूम स्ट्रेस। अच्छा एक बात बताओ, यानी कि जो फोर्स लगाएगा अपॉन एरिया, क्या मैं उसको प्रेशर लिख सकता हूं? समझना बात को। बी को लिखा मैंने लेटरल फोर्स। वो लेटरल जो फोर्स होंगे सरफेस के तो परपेंडिकुलर होंगे ना, फोर्स अपॉन एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। मान लो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? डेल्टा वी। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना रहा? वी। ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ अपॉन ए वी अपॉन डेल्टा वी। तो ये जो फोर्स है ये कैसा है? कंप्रेसिव है, परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, तो क्यों ना हम इसको कह दें प्रेशर। तो पी वी अपॉन डेल्टा वी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आ गया? पी वी अपॉन डेल्टा वी। अरे ठीक है ना? तो हमारा क्या क्या हो गया? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। हम फंस कहाँ रहे हैं? हमारी बच्ची पायल भी परेशान है उससे। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहले इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं शियर पे। मुझे एक बात बताओ वीर जवानों, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? शाबाश।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी नहीं, वेरी 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 स्मॉल, बस जीरो ही नहीं है, इतनी कमी है मतलब, बस थीटा जीरो नहीं है, इतनी गनीमत है, बस थीटा जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो क्या हम टेन थीटे को, मेडिकल वाले ध्यान रखो, तुम्हें याद तो होगा नहीं कुछ, लेकिन याद रखना, तो इफ थीटा इज वेरी 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 लेस देन वेरी वेरी स्मॉल, देन वी कैन राइट टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये बात याद रहेगी, कोई बुराई तो नहीं है, रहनी भी चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे चेंज इन शेप की, अब हम बात कर रहे हैं बेटा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको थोड़ा स्पेशली टीच करेंगे, इसको ना अटेंड करेंगे इसको स्पेशल तरीके से। पहले ये रफ कर दूं सब, बोलो कभी लिख भी लिया करो थोड़ा बहुत। और तुम तो बहुत चालू बच्चे निकले, मैं तुम्हें नोट्स दे दी, तुमने लिखना ही बंद कर दिया। अब मैं कहता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें ये रफ तो नोट कर लिया करो। ओए हट, जिस तरह से मुझे ये चीज़ें याद हैं इसी तरह से आपको भी याद होनी चाहिए। चलो भैया चाय, एक बार में एक ही चाय मिलती है बस। हाँ, तो क्या शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। दिस सिंबल इज नोन एज ईटा। तो शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो बाकी चीज़ें तो हमें पुराने उससे समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पर हमें टेंजेंशियल स्ट्रेस भी हम पता कर लेंगे। देखो कैसे, हमें क्या चीज़ चेंज करनी है, शेप। ये कोई बॉडी है, अब हमें इसकी शेप चेंज करनी है। तो देखो, ना तो कोई फोर्स ऐसा लगना चाहिए जो कंप्रेसिव हो, ना कोई फोर्स ऐसा लगना चाहिए जो इसका वॉल्यूम बढ़ा दे। तो कैसा फोर्स लगना चाहिए, ऐसे। कैसा फोर्स, टेंजेंशियल। कैसा फोर्स, टेंजेंशियल। बोलो, तो टेंजेंशियल फोर्स लगाने से क्या होगा, इसका कोई भी डायमेंशन की लेंथ चेंज नहीं होगी, क्योंकि वॉल्यूम कब चेंज होगा, जब लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट चेंज होगी तभी तो चेंज होगा। और हम ऐसा फोर्स लगाएंगे ना तो लेंथ चेंज हो, ना ब्रेड्थ चेंज हो, ना हाइट, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अगर सेम रहें, डायगोनल की लेंथ कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अगर सेम रहे तो वॉल्यूम सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। इस कमरे में ना तो लंबाई बदले, ना चौड़ाई बदले, ना ऊंचाई बदले। अब इसकी कैसी भी शेप बना दो तुम, क्या वॉल्यूम चेंज होगा, यही बता रहा हूँ। समझ में आई। तो उसके लिए कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, टेंजेंशियल। तो ये वाली जो कॉर्नर होगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना, और ये वाला कॉर्नर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और बॉडी की शेप कैसी हो जाएगी,
बोलो। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हुई? शेप। तो शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? देखो, शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यहां पर कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। अब बात फंस रही है शियर स्ट्रेन की, है जिस सरफेस पे फोर्स लग रहा है, मतलब इसमें किसका लेंगे? ऊपर वाले part? ऊपर वाली सरफेस का। जैसे मान लो हमारे कमरे में ऐसे फोर्स लग रहा है ऊपर टेंजेंशियल, या इस दीवार पे लग रहा है, तो हम लेंगे टेंजेंशियल फोर्स जितना लगा है अपॉन इस सरफेस का एरिया। ठीक है? हाँ जी। शियर स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब बेसिकली अपने को क्या पता करना है बेटा? चेंज पता करना है। तो शियर स्ट्रेन में जो चेंज पता करते हैं वो पता करते हैं इस एंगल से, इस एंगल से। बोलो, अगर ये एंगल 0 है इसका मतलब शेप में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है? ये दोनों सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस हो गई, और ये क्या हो गई? ये वाली साइड कितनी शिफ्ट हो गई? बोलो। अरे तो इसको हम निकालेंगे बेटा। शियर स्ट्रेन मतलब tan phi, मतलब tan phi नहीं, तो हम ये एंगल हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो। अब ये जो फाई है सॉलिड्स के केस में बहुत कम होता है। जैसे आप अपनी सीट पे ऐसे फोर्स लगा के रगड़ के देखो, चेंज तो आया हुआ एंगल में, लेकिन वो कितना नेग्लिजिबल होगा कि आप उसको देख भी नहीं सकते। देख क्या देख सकते? महसूस भी नहीं कर सकते। बोलो। अरे अगर ये सॉलिड नहीं होता, अगर ये सॉलिड नहीं हो जी, अच्छा चाय आ गई। अरे वहीं रख दो। अगर इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कम होता, नहीं आई समझ में बात? कोई बोल रहा था कुछ, उसका जवाब है ये। अच्छा, मेरी चाय मत फैला देना तुम लोग, चले तो आ रहे हो। हाँ, किसी को पीनी हो तो अलग से बता दो। पानी पिला दिया कोई, तरस खा के। तो कैसे नालायक है, हिम्मत नहीं पड़ी किसी की। एक गरीब मास्टर तुम्हें पढ़ा रहा है आके, यार मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। सारी बातें सुन के नोट्स तो कॉपी करनी ही है, सिर्फ आपने एक बार घर पे जाके रीडिंग भी लगा ली ना तो समझ में आ जाएगा पूरा टॉपिक। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना याद रखते हो उसको, और ये डिपेंड करता है हम कितनी बार उसको लगातार पढ़ते रहते हैं। तो बात चल रही थी tan phi की। अगर ये सॉलिड्स के केस में ये फाई क्या होगा बेटा? बहुत कम होगा। तो tan phi को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बेटा? फाई इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस। ये आ गया बेटा। दिस इज कॉल्ड एज shear strain, दिस इज कॉल्ड एज shear strain। तो shear modulus of elasticity is equal to tangential stress upon tangential strain, ft अपॉन a इंटू फाई लिखेंगे। मैंने इस टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बट हियर द फोर्स इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट इज टेंजेंट टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस। अरे ठीक है ना यार, डर क्यों गए इसको देख के? बोलो अब क्या बोल रहे थे इसके बारे में? जब से सुन रहा हूँ कि हाँ अब बोलो, इसके सामने बोल के दिखाओ। बस मुंह बंद हो गए सबके, बस। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ अनुराग के बारे में बोल रहे थे लोग।
अरे ठीक है ना यार, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब लेक्चर देख लेना आज जाके, कि ज़्यादा नहीं निकला, आधा घंटे का निकाल देना, पुराना ही रिवीजन चल रहा है। अरे धोखेबाजी है। कौन है? होगा तो हमें मिला इंग्लिश वाले सर से, आई नहीं आज। तो भाई साहब सुनो, मोटी मोटी बात हमें समझ में आ गई कि इलास्टिसिटी कौन, तीनों इलास्टिसिटी और तीनों इलास्टिसिटी के फॉर्मूले समझ में आ गए। अब थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं। ये पूरा आर्टिकल खत्म हो गया, बस ये आपके टॉपिक से इंट्रोडक्शन। बस ये समझोगे तुम, मैंने हाथ पकड़ के मतलब उन्हें कि उंगली पकड़ के सारा चलता चल रहा हूँ मैं। आर्टिकल खत्म होगा नहीं चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है। लास्ट में तो फिर तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा। हाँ ये आर्टिकल शुरू होता है, क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं हम शुरू से। जब बात कोई समझ में आ रही है, रास्ता दिख रही है तो चल पड़ो ना, ऐसे थोड़ी के बाद में जाएंगे। जब बात उस समय समझ में आ ही रही है तो फिर ठीक है, समझ लो क्या दिक्कत है। हाँ मैं क्या कह रहा था, यस मैं कह रहा था स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा मैं कुछ चर्चाएं और करना चाहता हूँ। स्ट्रेस के बारे में कुछ चर्चाएं और करना चाहता हूँ, ठीक है सागर शर्मा जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस। अरे वाह, ये कौन बच्चा बोला, शाबाश। हर्ष अब बोलना बंद कर दिया हर्ष ने। हर्ष तुम जैसे लोगों से बात नहीं करता। कंप्रेसिव स्ट्रेस और एक होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। कोई मेरे से पूछ रहा था तो मैंने कहा था कि बच्चे धैर्य रखो थोड़ा सा, ये उसी के सवाल, वो उस पर ध्यान रखिए। पायल बेटा तुमने धैर्य रखा तो तुम्हारे सवाल का हल निकल गया जो पूछ रहे थे। अच्छा अब तुम्हारा नंबर है धैर्य रखने का। टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस लेंथ कम करने की वजह से डेवलप हो, अगर स्ट्रेस लेंथ कम करने की वजह से डेवलप हो तो उसे बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, वो सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस लेंथ बढ़ाने की वजह से डेवलप हो तो उसे बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। हम किसी तार की लंबाई बढ़ा रहे हैं तब जो स्ट्रेस डेवलप हो, बात वही है, बस उसका नाम रख दिया, कभी ये बीच में आ जाए क्वेश्चन में तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। कभी लेंथ कम कर रहे हैं, कोई रोड है हमारे पास लोहे की, हम इसकी लेंथ कम कर रहे हैं, तब जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई बार बार की चाटनी होती है बेटा, कि एक वायर है उस पर आपने वजन लटकाया, उसकी लंबाई बढ़ गई। अब तुम सोचो कि सर मैं तो और वजन बढ़ाऊंगा तो और लंबाई बढ़ जाएगी, हाँ सर और बढ़ाऊंगा तो और बढ़ जाएगी, हाँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस पर वजन बढ़ाते ही जाओ। एक दिन ऐसा आएगा ना बेटा जिस दिन ये वायर टूट जाएगा, जिस दिन ये वायर टूट जाएगा, कहेगा इससे ज़्यादा वजन अगर तुमने लटकाया लड़के तो ध्यान रखियो मैं टूट जाऊंगा। समझ में आई? तो उस समय जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा उससे ज़्यादा तुम्हारा फोर्स हो जाएगा, तो उस दिन वायर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जितने समय पर, जब समय वायर आपने सोचा कि अब इसमें थोड़ा सा भी एक साथ 50 ग्राम थोड़ा सा बढ़ा दूं, नहीं 1 ग्राम बढ़ा दूं सर, ना 0.01 ग्राम बढ़ा दूं, नहीं नहीं बेटा वायर टूट जाएगा। तो उस समय जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे कहते हैं बेटा ब्रेकिंग स्ट्रेस। उसे क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस। यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेस कंडीशन आने पर जो उस पर फोर्स होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम अपॉन एरिया। कितना होगा, मैक्सिमम अपॉन एरिया। तो उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मैक्सिमम लोड अपॉन एरिया, मैक्सिमम लोड अपॉन, बोलो यहां तक की बात सबको क्लियर है कि नहीं है?
यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेस हमें ये बताता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो उससे कितना वजन लटकाया जा सकता है। समझना बात को। ब्रेकिंग स्ट्रेस हमें ये बताता है मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया, यानी कि यूनिट एरिया पर आप मैक्सिमम कितना लोड टांग सकते हो, कितना लोड टांग सकते हो। जैसे मान लो कि वायर का है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस हमें बताता है कि 1 सेंटीमीटर अगर मोटाई है किसी वायर की और वो इस सब्सटेंस का बना हुआ है फलाने का, तो इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के वायर से हम इतना अधिकतम वजन उठा सकते हैं। तो जो ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वांटिटी देती है उसे हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। जैसे हमने कहा सर मैं 1 सेंटीमीटर मोटा वायर लेके आया हूँ, हाँ बेटा सर इससे कितना वजन उठा सकता हूँ मैं, बेटा इससे तुम 10 किलो से ज़्यादा नहीं उठा सकते, इससे तुम 10 किलो से ज़्यादा नहीं उठा सकते। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिली बेटा, ब्रेकिंग स्ट्रेस। कि बेटा इससे ज़्यादा अगर तुमने 10 किलो से ज़्यादा लटकाया, 11 किलो ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश करी तो वायर टूट जाएगा। तो क्या होगा, वायर, बोलो ना यार। हाँ वो वायर पर्टिकुलर प्लेस से क्यों टूटेगा? यूनिफॉर्म वायर है ना, वो एक पॉइंट से ही टूटा है, और तो उसमें पूरे वायर पे लगा होता है ना। टेंटन बात सही कह रहा है, समझो इसके क्वेश्चन को। मैं अब तो चाय पीता हूँ। मतलब कोई भी वायर ऐसे यूनिफॉर्म नहीं होता ना कहीं से तो ब्रेक हो ही सकता। लोगों को जवाब देने वाले बहुत हैं पहले से, सही बात बोल रहा हूँ। सुनो, वायर टूटने की जो वैसे प्रॉपर तो यूनिफॉर्म कोई होता नहीं है, लेकिन वायर टूटने की जो सबसे ज़्यादा संभावना होती है बेटा वो होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, अगर वायर यूनिफॉर्म है तो। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर वायर का वेट है तो सबसे ज़्यादा एक्चुअल में कहना है कि इसमें जो चीज़ें मैंने बताई थी कि इम्प्योरिटीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस प्योर नहीं होता। जहाँ इम्प्योरिटीज़ का रेशियो गड़बड़ होता है, जैसे मान लो कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं या इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, तो जहाँ पर ज़्यादा होंगी फिर वायर वहाँ से ब्रेक होगा। अब कोई भी वायर आप आयरन वायर बनाओ तो प्योर आयरन का थोड़ी होगा, वो एलॉयज़ का होता है, और भी सब्सटेंस मिक्स होते हैं, प्योर स्टील का कोई वायर नहीं होता, ठीक है ना। वैसे वायर प्रॉपर अगर यूनिफॉर्म है तो उसकी मोस्ट प्रोबेबल टेंडेंसी क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट से टूटने की। रीज़न समझो इस बात का, अगर वायर पूरा यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो वायर का भी कुछ वेट होगा। अब इस पॉइंट को कितना वेट मैनेज करना है, mg, भाई इस पॉइंट को कितना वजन उठाना है, mg, और इस पॉइंट को कितना उठाना है, इसका भी वजन और इसका भी वजन। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे पड़ रहा है, इस पे। तो टेंशन कहाँ होगी सबसे ज़्यादा, ऊपर, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम। यहाँ पर टेंशन कितनी होगी, सिर्फ इसके वेट के बराबर। यहाँ पर टेंशन कितनी होगी, मान लो इस वायर का मास m है, तो यहाँ पर बीच पॉइंट पे कितनी टेंशन होगी, mg प्लस m/2g। बोलो, यहाँ पर टेंशन कितनी होगी, mg प्लस mg। तो सबसे ज़्यादा टेंशन किधर है, इधर। तो टूटने की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ से, यहाँ से। अब मान लो ये वायर बना हुआ इम्प्योरिटीज से मिक्स है और यहाँ पर कहीं पर उसके बीच का इलास्टिक फोर्स बहुत वीक हो गया, यहाँ पर वायर यहाँ से कमज़ोर है, तो वायर यहाँ से टूट जाएगा कट से। अगर सर पूरा प्योर होता फिर कहाँ से? ऊपर, और मास भी उसका मतलब नेग्लिजिबल ही होता, मास भी नेग्लिजिबल होता। आइडियल सिचुएशन होगी, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। नेग्लिजिबल होगा मास, लेकिन कुछ तो होगा। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ पहुंच गई, ऊपर। भाई नेग्लिजिबल हो सकता है मास, लेकिन जीरो तो नहीं हो सकता। तो जीरो नहीं हो सकता तो कहाँ से टूटेगा, अगर पूरी तरह से यूनिफॉर्म है। 0.00000000001, अगर बिल्कुल 100% कोई इम्प्योरिटी नहीं, बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो मास मैं कह रहा हूँ 0.10 की पावर -30 तो होगा, 10 की पावर -100 तो होगा, जीरो तो नहीं होगा ना। तो भी कहाँ से टूटेगा, ऊपर। बोलो, क्लियर है। चल, हम क्या बता रहे थे, ओह यस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन सब्सटेंस, यानी कि आप बता सकते हो कि अगर स्टील का वायर लेंगे तो उसका एरिया अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आप इससे इतना वजन उठा सकते हो। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज ऑल्सो कांस्टेंट फॉर ए गिवन सब्सटेंस, ये ध्यान रखने वाली बात है। ऑल्सो कांस्टेंट फॉर ए गिवन सब्सटेंस। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, टेम्परेचर। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट,
इम्प्योरिटीज़। भाई इम्प्योरिटीज़ उसमें मिक्स हो गई, वायर कमजोर हो गया, तो अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के तार से एक प्योर स्टील का है और एक में इम्प्योरिटीज़ हैं, तो प्योर स्टील से ज़्यादा उठा पाओगे? अरे हाँ ना, उड़ा दिया। ओह, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस अगर कांस्टेंट है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ मैक्सिमम लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना मोटा तार होगा उससे उतना ज़्यादा वजन उठाया जा सकता है। भाई ब्रेकिंग स्ट्रेस तो ऑलरेडी डिफाइंड किसके लिए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए डिफाइंड है ना। तुम कहोगे सर अगर तार को डबल कर देंगे, मोटा कर देंगे, तब तो ब्रेकिंग स्ट्रेस में फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज डिफाइंड ओनली फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। नहीं आई बात समझ में? अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैं पर बच्चे को 10-10 रुपये बांटूंगा अभी टॉफ़ी खाने के लिए, ठीक है? मैं हर बच्चे को कांस्टेंट है भैया, मैं एक बच्चे को 10 रुपये दूंगा चॉकलेट खाने के लिए। अब तुम कहो सर 50 बच्चे आ जाएं तो तब तो आपका रेट चेंज हो जाएगा। नहीं, मैं हर बच्चे को 10 रुपये दूंगा। सर 4 बच्चे रहे तो, अरे मैं जब हर बच्चे को 10 रुपये दूंगा, मैं एक बच्चे को 10 रुपये दूंगा, खत्म बात। तो जो रेट है मेरा, रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो फिक्स हो गया ना। अरे हाँ, लेकिन कितना अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा दैट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अरे ठीक है ना यार। तो मैक्सिमम लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मोटा तार ज़्यादा वजन उठा सकते हो, पतला तार कम वजन उठा पाओगे। यानी कि अगर मैं एरिया दोगुना कर दूं तो जितना वजन उठा सकते हो वो भी कितना हो जाएगा, हैं? अच्छा, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस सर्कुलर है तो मैं ये कह सकता हूँ इफ R becomes n times तो मैक्सिमम लोड बिकम्स, बोलो ना यार। तो यानी कि एक वायर से अगर मैं 4 किलो वजन उठा सकता हूं तो उसके दुगने रेडियस से कितना वजन उठा सकता हूं? 16। हाँ, 4 गुना। एक वायर से मैं 4 किलो वजन उठा सकता हूं। अगर मैं उसका रेडियस डबल कर दूं तो अब कितना उठा सकता हूं मैं? तो रेडियस डबल किया n टाइम्स, तो मैक्सिमम लोड कितना हो जाएगा? n स्क्वायर टाइम्स। तो डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स, यानी कि पहले 4, तो अब कितना उठा लूंगा? 16। अगर एक तार से मैं 4 किलो वजन उठा सकता हूं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दूंगा तो कितना वजन उठा पाऊंगा? 8 किलो। अरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, दोनों की पावर 1 है। अरे यार, तो एरिया दुगना तो वजन दुगना, रेडियस दुगना तो वजन 4 गुना। बोलो हाँ मैडम। अच्छा, क्लास होगी? ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि ठीक है ऑनलाइन वालों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा लेक्चर। घर पे जाके रिवाइज करना, पूरा कॉपी में नोट करना, ठीक है? अब कल से 3 दिन मेरी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये 3 दिन मेरी क्लास रहेगी, है ना? ओके बच्चों, टाटा बाय बाय।